हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करने वाले हैं बैंकों के इतिहास पर कि हमने बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो पहले लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे हम और भी फैक्ट्स को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा हिस्ट्री ऑफ बैंक वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन्हें पहले देखते हैं तो आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इस थर्ड पार्ट को देखिएगा, ठीक है, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। उससे पहले हम जान लेते हैं हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था, ठीक है, जिसके पास आरबीआई जैसी पावर थी, यानी कि करेंसी इशू करना और प्रिंट करना, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कैसे बनता है, हमने इस पर भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात की थी। और कैसे टाइम टू टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1947 आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे टाइम टू टाइम बैंकों के लिए डिसीजन लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज हमें किन फैक्ट्स पर बात करनी है। फ्रेंड्स, हम एसबीआई को देख रहे होंगे, ये जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले हम हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में था। अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि हमने इंपीरियल बैंक पर बात की थी कि इसने कैसे जगह जगह पर जाकर, गांव-गांव में जाकर अपनी ब्रांचेस ओपन करी थी, ठीक है। तो उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्रांचेस ओपन करी थी जाकर, ठीक है। अब इनको रूरल एरिया से निकल कर आना था देश में, यानी पूरे देश में इनको अपनी ब्रांचेस ओपन करनी थी, लेकिन इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, जैसे कि आप जनरली भी देखते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ना तो कम्युनिकेशन था, ना ही स्पेशली इंटरनेट भी नहीं था हमारे पास। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें थी। प्लस आपका जो एरिया वाइज था, एरिया वाइज अगर आप देख लें तो आपके पास लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, किसी बैंक को अपनी जो ब्रांच है वो ओपन करनी है, ठीक है, किसी एरिया में, अगर आप नॉर्थ के हो या फिर अगर आप साउथ के भी हो, ठीक है, तो आप नॉर्थ में आओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो आपकी लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज की अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप सामने वाले से अपनी बात रख कैसे पाओगे। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि ये जो हमारे बैंक है, यानी जो बड़े बड़े एरिया हैं वहाँ पर जो लोकल बैंक काम कर रहे हैं, उन लोकल बैंक को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि उनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। अब जब हम उनको अधिग्रहण कर लेंगे तो पैसा तो होगा एसबीआई का, लेकिन जो लोकल बैंक है, यानी जो आपका लोकल एरिया में बैंक काम कर रहे हैं, वो काम अपनी तरह से करेंगे, वहाँ के लोगों की दिक्कतों को भी वो समझ पाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान सोचा, ठीक है। अब एसबीआई ने क्या किया, अपनी ब्रांचेस ओपन की, अपने 7 एसोसिएट्स बनाए, ठीक है, अपने 7 एसोसिएट्स बनाए। चलिए हम देख लेते हैं वो 7 एसोसिएट्स कौन से थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये आपका फर्स्ट एसोसिएट था। सेकंड था आपका इंदौर, इंदौर, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था आपका, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फिर आगे आते हैं हम फिफ्थ पे, तो वो था आपका बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। सिक्स था आपका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ठीक है,
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और जो आपका 7 एसोसिएट था वो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एसबीआई के 7 एसोसिएट्स बनकर तैयार किए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन 7 एसोसिएट्स को जाना। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। अब आगे चल के क्या होता है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में एसबीआई का कोई भी एसोसिएट नहीं है, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम मर्ज कर दिया गया था। चलिए हम देख लेते हैं इन्हें कब कब मर्ज किया गया था। तो अगर हम 2010 की बात करते हैं, 2010 में आपके 2 एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया था। एक था आपका बैंक ऑफ सौराष्ट्र और एक था आपका बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, इनको 2010 में मर्ज कर दिया जाता है। फिर अगर हम देख लेते हैं 2017 की बात, तो 2017 में आपके जो 5 और एसोसिएट्स थे, ठीक है, देखते हैं हम उनको। एक था आपका स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एक था आपका हैदराबाद, ठीक है, फिर आपका बीकानेर एंड जयपुर, फिर नेक्स्ट था आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और जो लास्ट आपका था वो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, त्रावणकोर वाला एरिया। तो इस तरह से 2017 की बात करें तो 2017 में इन 5 एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया था। इसकी डेट आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 को इन्हें एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 एसोसिएट्स को जाना। ठीक है, कब कब उन्हें मर्ज किया हमने इस पर भी बात कर ली। चलिए आगे हम कुछ और बात करते हैं। अब बात आती है प्राइवेट बैंकों की। ठीक है, ये जो प्राइवेट बैंक थे ये क्या कर रहे थे कि जो हमारे बड़े बड़े बैंक होते हैं, ठीक है, उन पर तो हमने बात कर ली। अभी जो प्राइवेट बैंक थे इन पर जनता का जो बिलीव था वो कम हो रहा था। यानी कि अगर हम इसको प्रेजेंट टाइम से भी कोरिलेट करके देख लें तो प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम जनरली देखें तो हम अपना पैसा जो है डिपॉजिट करना, या फिर जनता जो है अपना पैसा डिपॉजिट करना एक गवर्नमेंट बैंक में ज़्यादा सिक्योर समझती है। ये उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन थी। ठीक है, तो अब जनता जब नहीं बिलीव कर पा रही थी कि हम अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में लगाएं, तो अब बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब इन प्राइवेट बैंकों को भी हमें गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 19 जुलाई 1969 की बात है, इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी 14th बैंक क्या किए, नेशनलाइज कर दिए। ठीक है, अब इसकी शर्तें क्या थी, तो शर्त ये थी कि जिस भी बैंक के पास 50 करोड़ या तो उससे अधिक की पूंजी होगी, ठीक है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की कैपिटल होगी, हम उन बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जो 14 बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाता है 1969 में। तो आप ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, डेट विद ईयर। ठीक है, इस तरह से आगे और भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा नेशनलाइजेशन किया, यानी ये डेट है आपकी 15 अप्रैल 1980। 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब यहाँ पर शर्त क्या थी कि जिस भी बैंक के पास 200 करोड़ की या उससे ज़्यादा की कैपिटल होगी, तो उन्हें हम मर्ज कर देंगे, यानी उन्हें हम नेशनलाइज कर देंगे। तो इस तरह से टाइम टू टाइम बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये सारे कदम उठाए थे। ठीक है, हमने ये जो 6 बैंक देखे थे, इन 6 बैंकों में आपका हम 1993 की बात करते हैं, तो 1993 में क्या हुआ था, आपका जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया जाता है पीएनबी में। किसमें मर्ज कर दिया जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है पीएनबी में। ठीक है, इसको पीएनबी में मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कितने हो जाते हैं, 5।
ठीक है। तो 14 हमने वो देखे प्लस ये 5, इस तरह से 19 बैंक जो थे हमारे गवर्नमेंट बॉडी थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप हिस्ट्री ऑफ बैंक या फिर बैंकों के इतिहास से लेकर आपके जो भी कन्फ्यूज़न रहे होंगे या फिर जो भी एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट्स हैं वो सारे आपने देख लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैं एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमने बैंक देखे थे, अगर हमने टाइम टू टाइम आपने पीछे देखा होगा तो हमने बात की थी 2 बैंक ऐसे थे जिनको हम एक्ट के थ्रू लेकर आए थे, यानी कि हम आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई अपने एक एक्ट पर आया था, ठीक है, हमने बात कर लिया है इस पर। और हमने एसबीआई को भी देखा था कि एसबीआई भी अपने एक्ट पर आया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, ठीक है। जो बैंक अपने एक्ट पर आते हैं, यानी कि ये बैंक मतलब इन बैंकों का अपना रूल होता है, ये किसी के अंडर में नहीं होते हैं। और जनरली अगर आप देखते होंगे, आप किसी भी बैंक में चले जाइए तो वहाँ पर आप एक शब्द सुनते होंगे, ठीक है। वो शब्द क्या है? आप देखते होंगे अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी, अंडरटेकिंग बैंक, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरली किसी भी बैंक के आप जाएंगे कहीं पर तो आप वहाँ पर देखेंगे, बट आप एसबीआई और आरबीआई में ऐसा नहीं लिखा देखेंगे, ठीक है। आरबीआई और एसबीआई में आप ऐसा नहीं देखेंगे। तो ये दोनों अपने एक्ट के थ्रू आए थे और ये ऑटोनॉमस बॉडी कहे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।